हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपुल नकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसके बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसा डिसऑर्डर है जो जन्म के साथ आता है और मृत्यु के साथ जाता है। तो सबसे पहले उसके कोज देखेंगे, कैसे होता है, उसका कारण क्या है वो देखेंगे। उसके साथ उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे वो देखेंगे। उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, क्या कैसे पता चलता है कि भाई ये डाउन सिंड्रोम है, ये हम देखेंगे। अंत में हम ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे कि क्या हम इसके बारे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डाउन सिंड्रोम जो है वो सबसे पहले 1866 में जॉन लैंगडन डाउन करके एक व्यक्ति था जिसने इसके बारे में रिपोर्ट किया था। उसके नाम के ऊपर से ही डाउन सिंड्रोम इसका नाम दिया गया है। उसको दूसरे अलग अलग नामों से भी पहचाना जा सकता है, जैसे कि मंगोलियन इडियोसी बोलते हैं, मंगोलिज्म बोलते हैं इसको, ट्राइसेमी 21 भी बोलते हैं इसको। ये सारे अलग अलग नाम से भी ये जाने जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये डाउन सिंड्रोम के नाम से ही पहचानते हैं। बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे का जन्म होने की संभावना बढ़ती जाती है। आंकड़े ये बताते हैं कि अप टू 25 एज यानी कि 25 साल की उम्र तक अगर बच्चा होता है तो उसमें 1250 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की शक्यता रहती है। लेकिन जैसे ही वो 40 साल की एज तक हो जाता है, 40 साल से ऊपर चली जाती है, तो वो शक्यता है वो 100 में से एक बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की शक्यता होती है। अगर पहले बच्चे में डाउन सिंड्रोम है तो दूसरे बच्चे में भी डाउन सिंड्रोम होने की शक्यता ज़्यादा रहती है। अब हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम होने के कारण क्या है। तो सबसे बेसिक कारण है वो है कि हमारे जो जीन होते हैं, मनुष्य में जो जीन होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से 21 नंबर के क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, जिसके कारण ये डाउन सिंड्रोम होता है। अब हम पहले से पूरी मैकेनिज्म समझते हैं। दोस्तों, हर इंसान में 46 रंगसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं और वो दो दो के पेयर में होते हैं, यानी कि टोटल 23 पेयर होती है क्रोमोसोम की। और जब भी कंसीव करती है, कोई फीमेल कंसीव करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेल डिवीजन होता है, कोश का जो डिवीजन होता है उसके टाइम पे क्रोमोसोम का भी डिवीजन होता है। और 23 पेयर में से दोनों सेल में, एक में से 2 सेल हो रहे हैं तो दोनों सेल में एक एक क्रोमोसोम जाता है, यानी कि 23 क्रोमोसोम इसमें और 23 क्रोमोसोम इसमें जाते हैं। जिसमें से जो क्रोमोसोम जाते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी डिसजंक्शन के वजह से, नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होता है कि 21वें क्रोमोसोम जो होता है उसका प्रॉपरली डिवीजन नहीं हो पाता है। और एक सेल में टोटल जो 21वां क्रोमोसोम है उसका डिवीजन नहीं हुआ है, तो जो एक सेल में जो होता है उसमें 23 की जगह 24 क्रोमोसोम चले जाते हैं, क्योंकि 21वां जो क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा रहता है। और दूसरे जो सेल होता है उसमें क्या होता है, 22 क्रोमोसोम चले जाते हैं, तो जिसके कारण ये एबनॉर्मलिटी खड़ी होती है। फिर जो ये फेज जिसको बोलते हैं वो माइटोसिस नाम के फेज में होता है, जिस सेल डिवीजन का माइटोसिस फेज होता है उसमें ये होता है। जिसके कारण क्या होता है कि माता और पिता दोनों के जब कोश मिलते हैं उसमें से जब डीएनए बनता है, बच्चे के कोश का डीएनए बनता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम होते हैं। क्यों? क्योंकि 21वें नंबर के क्रोमोसोम जो है उसमें से दो क्रोमोसोम के बजाय वहां पे 3 क्रोमोसोम होते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो इसके कारण डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी बोला जाता है। ट्राइसोमी यानी कि ट्राई यानी कि 3, सोमी यानी कि क्रोमोसोम, और 21 यानी कि 21 नंबर का क्रोमोसोम है, उसके हिसाब से उसको ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम के टोटल 3 टाइप है, जिसमें एक टाइप तो हमने देख लिया, ट्राइसोमी 21, जिसमें 21वें नंबर पे 3 क्रोमोसोम होते हैं। अब बात करते हैं अगले टाइप की, जिसमें मोजेइसिज्म बोलते हैं। जिसको मोजेइसिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, मोजेइक डाउन सिंड्रोम भी बोल सकते हैं उसको, जिसमें क्या होता है कि कुछ कुछ सेल में 47 क्रोमोसोम होते हैं, कुछ कुछ सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। सभी में 47 क्रोमोसोम मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें आपको पता चल ही सकता है कि जो भी डाउन सिंड्रोम के जो भी सिम्टम्स, साइंस आएंगे वो
कम आएंगे एज कम्पेयर टू जो भी ओरिजिनल ट्राइसोमी 21 होता है उससे। एक्चुअली में जो ट्राइसोमी 21 वाला जो डाउन सिंड्रोम है, वो जितने भी डाउन सिंड्रोम के केसेस है उसमें से 95% 95% प्रतिशत लोगों को ट्राइसोमी 21 ही होता है। बाकी के जो 2% लोग हैं उसमें मोज़ेइसिज्म होता है, और बचे 3% के अराउंड जो लोग हैं, अराउंड जो पेशेंट है डाउन सिंड्रोम के, उसको ट्रांसलोकेशन टाइप का डाउन सिंड्रोम होता है। ट्रांसलोकेशन के टाइप का डाउन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि 46 का जो क्रोमोसोम होते हैं 46 तो होते ही होते हैं, लेकिन 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स्ट्रा होता है, और वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो 14 नंबर यानी कि 14 नंबर के क्रोमोसोम पे वहां पे ये एक्स्ट्रा 21 नंबर का क्रोमोसोम अवेलेबल होता है, जिसके कारण क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। अब बात करते हैं कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, डाउन सिंड्रोम को कैसे पहचाना जाए, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है। तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो टोटली मतलब रिटार्डेड होता है। जो जितनी स्पीड से उनका दिमाग और उनका शरीर जो बढ़ना चाहिए वो उसी स्पीड से नहीं बढ़ पाता है। दूसरे कुछ चेंजेस देखे जा सकते हैं, जैसे कि हेड है और बैक है वो फ्लैट होते हैं, उसके जो कान है वो एकदम एबनॉर्मल छोटे छोटे होते हैं या फिर कहीं पे भी कट होते हैं। जो हाथ की जो हथेलियां है उसमें जो होता है वो एक रेखा बनती है। हमारे यहाँ पे कितनी रेखा है, उसमें सिर्फ एक ही रेखा बनती है और वो भी एकदम गहरी होती है। जो उंगलियां होती है वो राउंड होती है, लूप्स टाइप की होती है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स देखते हैं। जो फेस जो है वो पूरा का पूरा ब्रॉड होता है। आई जो है वो हमारी नॉर्मल आई ऐसे होती है, उसकी आई जो होती है वो स्लेंटिंग यानी कि ऐसे आड़ी होती है। आईफोल्ड जो होते हैं वो प्रॉपरली बहुत ज्यादा घट होते हैं। नोज जो नाक है जो उसका वो शॉर्ट होता है। जो हैंड होते हैं उसके बहुत ब्रॉड होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं, पाव और हैंड दोनों। जो पैर की उंगलियां और जो टोज है उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, ऐसे दिखते हैं वो। उंगलियां और पैर के बीच में जो ऐसे बहुत ज्यादा अंतर होता है। कुछ कुछ जो पेशेंट होते हैं उसमें एक आधी रीप का जो कम होता है, या फिर इंटेस्टिनल ब्लॉकेज भी कभी कभी होता है। कुछ कुछ पेशेंट जो होते हैं उसमें हार्ट का भी बहुत बहुत प्रॉब्लम देखा जा सकता है, लेकिन ये सभी में नहीं होता है, कुछ कुछ पेशेंट में ही दिखता है। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये पेशेंट जो है वो डाउन सिंड्रोम का ही पेशेंट लगता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। कैसे पता चलेगा कि जो आने वाला बच्चा है या फिर जो बच्चा अभी पर्सन है उसको डाउन सिंड्रोम में कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है जब भी फीमेल का कंसीव होती है, तो उसके टाइम पे वहाँ पे फीमेल को कुछ ऐसे टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि उसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलेंगे। बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। वो स्क्रीनिंग टेस्ट में से उनको पता चलता है कि भाई ये बच्चा जो आने वाला बच्चा है शायद उसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो उसके अर्लियर स्टेप अगर लेने हों तो वो लिए जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला टेस्ट जो है वो ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जिसको PAPP भी बोलते हैं, PAPP-A बोलते हैं। वो प्रोटीन को डायग्नोसिस किया जाता है। साथ में HCG भी बोलते हैं, उसका एबनॉर्मल लेवल। ये दोनों का जो अगर एबनॉर्मल लेवल है तो यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आगे टेस्ट के लिए USG यानी कि सोनोग्राफी की प्रोसीजर भी करी जाती है। सोनोग्राफी में टेस्ट किया जाता है। ये जो टेस्ट होता है उससे पता चलता है कि जो पर्टिकुलर बेबी जो है वो में जो पल रहा है उसमें अगर डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स आ सकते हैं। ये जो है वो तो पहले 10 से 13 वीक के बीच में किए जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये किए जाते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर के भी कुछ टेस्ट जो है उसको इंटीग्रेट करके भी हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या देख सकते हैं, तो कुछ अल्फा फेटोप्रोटीन है, इस्ट्रियोल है, HCG है, इनिबिन A है। ये सारे सब्सटेंस का लैब में टेस्ट होता है। कुछ पर्टिकुलर लेबोरेटरीज इसके लिए डिफाइन है, वो लेबोरेटरी में जाके ये टेस्ट कर सकते हैं, जिससे पता चल सकता है कि भाई ये पर्टिकुलर बच्चे को ये जो है डाउन सिंड्रोम हो सकता है। अगर ये लेबोरेटरी में ये एबनॉर्मल वैल्यूज आती है सारे टेस्ट की,
तो फिर क्या कंफर्मेटरी टेस्ट रहता है कि इसको कंफर्म करा जाए कि भाई हाँ इसको डाउन सिंड्रोम है ही, ये तो सारे जो है उससे आइडिया आ सकता है कि डाउन सिंड्रोम है। लेकिन फिर भी कभी कभी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो कंफर्मेटरी टेस्ट भी करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए दो टेस्ट मेनली है। सबसे पहला है कोरोनिक विलस सैंपलिंग। कोरोनिक विलस सैंपलिंग में क्या होता है कि यूएसजी गाइडेड प्लेसेंटा में से सैंपलिंग करते हैं और वो सैंपल में देखते हैं कि उसमें से कितने क्रोमोसोम उसके डीएनए को रेप्लिकेट करके वहाँ पे लैब में देखा जा सकता है कि उसमें 46 क्रोमोसोम है, उसमें 46 है या 47 है, 21 फर्स्ट क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम है या फिर 2 क्रोमोसोम है। उससे पता चल जाएगा कि ये जो आने वाला बच्चा है उसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है। या फिर दूसरा टेस्ट जो है उसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो होता है उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली नीडल को इंसर्ट करके यूएसजी गाइडेड जो यूटेरस होता है, वोम्ब होता है, उसमें से जो फ्लूइड, यूटेरस का जो फ्लूइड होता है मदर में से, वो डायरेक्ट फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करके उसको लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करके पता चल सकता है कि इसको डाउन सिंड्रोम 47 क्रोमोसोम है कि नहीं। वो क्रोमोसोम का टेस्ट करके हमें पता चल सकता है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट इसको सजेस्ट करते हैं तो ही ये कराने पड़ते हैं। उनको अगर लगे कि हाँ ये ज़रूरी है तो आप ज़रूर करा सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस के अंडर ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों इतने साल हो गए, 1866 में डाउन सिंड्रोम आया और रिपोर्ट हुआ, उसके बाद बहुत साल लग गए, लेकिन अभी तक इसकी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिकली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको ज़्यादा जल्दी से ट्रीट कोई नहीं कर सकता। इसकी कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल मार्केट में है नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ एनजीओस हैं जो ऐसे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं उसके ऊपर काम करती है, उसको कुछ हैबिट सिखाती है, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करने से वो लोग नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर सकते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन उसका जो मेंटल ग्रोथ है, यानी कि उसकी बौद्धिक क्षमता है, वो कम होती है। लेकिन अगर उसको प्रैक्टिस कराया जाए, उसको बहुत उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये लोग भी अच्छे हो सकते हैं। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये पर्टिकुलर जो एनजीओस हैं, वो उसके ऊपर काम करती है और ऐसे लोगों को बाहर लाने की कोशिश करती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।